अस्सलाम वालेकुम। अपना पैगाम शुरू करने से पहले एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए कि मैं फ्रंट कैमरा से अपने वीडियो को शूट करता हूं, इसलिए मेरा ये जो राइट हैंड है वो आपको लेफ्ट में दिखता होगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और अगर आप ये नहीं जान रहे हैं तो फिर आप सिर्फ आंख बंद करके स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। खैर, बहरहाल आज का जो टॉपिक है, आज की जो जानकारी है वो समझ लीजिए। वो माइनॉरिटी के बारे में है कि उस पर जो जुल्म होते हैं उसके नतीजे में जो हमारे जहन में बातें डेवलप करती है वो क्या है, और देश में कुछ और जो माइनॉरिटी है उसका क्या रोल है इस मुल्क में, वो क्या कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी कैसी है, वो समझाना मेरा मकसद है इस वीडियो के ज़रिए। ये फितरी बात है कि किसी भी मुल्क में, सिर्फ इंडिया ही में नहीं, जब माइनॉरिटी पे जुल्म होने लगता है तो उसके अंदर ये ख्याल डेवलप करने लगता है कि यार काश हमारी एक पार्टी होती, हमारा एक कायद होता तो हम पे ये सब जुल्म ना हो रहे होते। ये एकदम फितरी बात है और इसी का फ़ायदा उठा करके हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी क़यादत का नारा बुलंद करते आ रहे हैं। उनका दिनों दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि माइनॉरिटी पे जितना जुल्म बढ़ेगा, जितनी उसको नज़रअंदाज किया जाएगा, चाहे उनके घरों पे बुलडोज़र चले या उनके भाइयों को बेगुनाह आप जेलों में ठूंस दे, तो कोई लीडर इसका फ़ायदा आके उठाएगा। वो कहेगा कि देख लो, तुम्हारी पार्टी होती तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा होता। लेकिन मैं आज बात करने के लिए आया हूँ एक ऐसी जानकारी देने के लिए कि उसको सुनिए, समझिए और फिर फैसला लीजिएगा कि एक सेंसिबल माइनॉरिटी का क्या रोल होना चाहिए अगर वो उस मुल्क में वाकई माइनॉरिटी में है। और ये मुमकिन ही नहीं है कि आप अपने नंबर से हुकूमत यहाँ कायम कर लें। मैं बात कर रहा हूँ इस मुल्क के क्रिश्चियन भाइयों के बारे में। आपको बता दूं कि जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, 3 स्टेट में 80% से ज़्यादा हैं। नागालैंड में 87.93% है, मिजोरम में 87.16% है, मेघालय में 74.59% है। कुछ और स्टेट्स हैं जहां उनके इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, जैसे मणिपुर में 41.29%, अरुणाचल में 30.26%, गोवा में 25.10%, अंडमान निकोबार में 21.28%, केरल में 18.38%। एक तरफ आप मुसलमानों के डेटा को रखिए कि मुसलमान कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट नंबर्स में हैं, जैसे बिहार में है, यूपी में है, बंगाल में है, असम में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, ये 5 स्टेट में मुसलमान अच्छे नंबर्स में हैं। बट किसी स्टेट में मुसलमान 80% से अबव नहीं है, 50% से भी अबव नहीं है, किसी स्टेट में नहीं। जबकि ईसाई भाई 3 स्टेट में 80% से ज़्यादा हैं, 4 स्टेट्स में वो इंपॉर्टेंट नंबर्स रखते हैं। अब उन पे जुल्म के आंकड़े भी सुन लीजिए, क्योंकि सारा खेल जुल्म का है। जितना ज़्यादा जुल्म होगा उतना ज़्यादा क़यादत उभरती है। यही फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं हमारे ओवैसी साहब। 2014 से लेके 2024 में क्रिश्चियन भाइयों पे जो जुल्म हुए हैं, जो पिछले आंकड़े थे उसमें 550% का इजाफा हुआ है। 550% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब जुल्म किस तरह के हो रहे हैं? सेम वही जुल्म हो रहे हैं जो इस मुल्क में मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ हो रहे हैं। 2014 के बाद आपने देखा होगा कि कोई भी सिर फिरा आकर के आपकी मस्जिद पे भगवा झंडा लेके चढ़ जाता है, आपके मज़ार को जाके डिमोलिश कर देता है, आपके मस्जिद को तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, आपके इबादत में जाकर के दखल देने की कोशिश करता है, आपका मस्जिद बन रहा होता है वहाँ जाके रुकावट करने की कोशिश करता है। दंगे होते हैं, दाढ़ी टोपी देख करके मारने पीटने की वीडियोस आपके सामने आते हैं, लिंचिंग के वीडियो सामने आते हैं। ये तमाम तरह के जुल्म आपके सामने हैं। सेम ये जुल्म क्रिश्चियन भाइयों पे हो रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उनकी 2 ऑर्गेनाइजेशन है, यूसीएफ एंड EFI, उनके फाइंडिंग्स के डेटा है कि रोजाना कम से कम 2 से ज्यादा क्रिश्चियन भाइयों पे इस तरह के जुल्म होते रहे हैं कि धर्मांतरण के नाम पे झूठे केस करना, उनको फिजिकल डैमेज करना, उनके चर्च को जाके जलाना तोड़ना, उनके पादरियों को पीटना। ये तमाम तरह के जुल्म हो रहे हैं मिनिमम 2 भाइयों पे 2024 के बाद, क्रिश्चियन भाइयों पे। और जो उन पे जुल्म हुए हैं साल दर साल वो जान लीजिए। 2024 में करीब 834 केसेस दर्ज हुए हैं, 2023 में 734,
अभी हाल ही में 2025 में जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में 334 जुल्म 334 जुल्म क्रिश्चियन भाइयों पे हुए हैं। इन सब के बावजूद एक नारा नहीं सुना होगा, एक वीडियो नहीं आप दिखला सकते हैं जिसमें क्रिश्चियन भाई ये कह रहे हो कि अपनी पार्टी होनी चाहिए, अपना लीडर होना चाहिए, अपनी क़यादत होनी चाहिए। उनकी कुछ पार्टीज़ हैं भी, जैसे NPF है, NDPP है, लेकिन ये लोग अपने कल्चरल को सिक्योर करने के लिए पार्टी बनाया है। वो अपनी आइडेंटिटी की बात करते हैं, वो माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं। एक भी पार्टी क्रिश्चियन भाइयों की नहीं है, जबकि वो 3 स्टेट में 80% से ज़्यादा है जिसकी आइडेंटिटी एज अ कॉमनल पार्टी मानी जाती हो या देखी जाएगी या देखी गई हो। एक भी नहीं आप मिसाल दे सकते हैं। उनके लीडर्स ज़्यादातर जो एस्टैब्लिश सेकुलर पार्टीज़ हैं उन्हीं में उन्होंने अपनी जगह बना करके क्रिश्चियन भाइयों के लिए काम किया है। P.A. संगमा एक मशहूर नाम है, आप जानते हैं कितने कद्दावर नेता नॉर्थ ईस्ट के रहे हैं। आप तमिलनाडु चले जाइए, आप केरल चले जाइए, गोवा चले जाइए, किसी के जुबान से आप प्रोवोक करने वाला स्पीच नहीं सुनेंगे। जो फायर ब्रिगेड के जो लीडर जो भगवा लीडर जिस तरह से देते हैं भाषण, जो मीडिया में आते रहते हैं कि देखिए जी भगवा ब्रिगेड ने इस तरह के विवादित भाषण दिए हैं, एक मिसाल आप नहीं दे सकते। लेकिन आप अकबरुद्दीन ओवैसी का स्पीच याद कर लीजिए, आप ओवैसी साहब की स्पीच देने का अंदाज देख लीजिए, डेटा बेच करके। लेकिन करते क्या है वो, यही मुसलमानों पे जो जुल्म होता है, जिसके नतीजे में जो हमारे अंदर जो रिएक्शन होता है, जो फितरी बात जो डेवलप करता है कि नहीं काश हमारी पार्टी होनी चाहिए, एग्जैक्टली इसी का फायदा ओवैसी साहब उठा रहे हैं अपने मफाद के लिए। एक तरफ क्रिश्चियन भाई हैं जो मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी उनको इतना सेंस है कि जिस मुल्क में वो माइनॉरिटी में है, वो पॉलिटिकल जर्नी मेजिटोरियन के साथ चलेंगे तब उनका भला होगा, न कि वो अपनी एक रिलीजन बेस यानी क्रिश्चियन वाली पार्टी बना करके, क्रिश्चियन आइडेंटिटी वाली पार्टी बना करके वो अपनी भलाई नहीं कर सकते। इतना उसके पास सेंस है। इसलिए वो आप देखे होंगे कि वो एजुकेशन में कामयाब है, हेल्थ केयर सेक्टर में कामयाब है, होली फैमिली जैसे क्वालिटी उनके पास हॉस्पिटल्स हैं, नंबर ऑफ क्रिश्चियन स्कूल्स पूरे इंडिया में उनके चल रहे हैं, क्वालिटी स्कूल्स, क्योंकि उनका अप्रोच बिल्कुल क्लियर है। वो समझते हैं चीज़ों को। हम आप न तो आंकड़े समझना चाहते हैं न तथ्य समझना चाहते हैं। हमारे यहाँ दरअसल पैटर्न क्या है कि हम आंकड़े को बेचते हैं। ये जो जुल्म के आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, सेम यही आंकड़े हमारे जो ओवैसी साहब के जो MLA या उनके कैंडिडेट्स आते हैं तो इन आंकड़ों को वो शेयर करते हैं और बताते हैं। मिसाल के तौर पे सुन लीजिएगा, ठीक 5 साल पहले ओवैसी साहब सीमांचल इलेक्शन लड़ने गए थे। उन्होंने बाकायदा एक बुकलेट जारी किया था, इस बार भी किया, पिछली बार भी जारी किया था। उसमें वो डेटा दिखलाते हैं कि देखिए जी, मीडिया में भी आकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सीमांचल में स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में एक स्कूल का ना तो वो फाउंडेशन डालने गए, न एक कॉलेज का फाउंडेशन डाला, न एक हॉस्पिटल उन्होंने वहाँ खोला। जबकि हैदराबाद में चले जाइए, उनके पास हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, नंबर ऑफ स्कूल्स है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। एक भी काम सीमांचल को आप मानते हैं डिप्राइव्ड है, लेकिन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आंकड़े बेच करके सहानुभूति हासिल करनी है आपको, और आपको वोट खरीदना है, वोट लेना है आपको। हमारी हमदर्दी से वो हमारा वोट खरीदते हैं। लेकिन एक तरफ क्रिश्चियन भाई हैं जो फैक्ट्स जो कहते हैं डेमोक्रेसी के, जिसको हम फैक्ट्स कहते हैं कि एक माइनॉरिटी के लिए हमेशा खतरनाक रहता है अपना रिलीजन बेस पार्टी बनाना मेजिटोरियन कंट्री में। इसलिए वो ये हिम्मत नहीं करते हैं, ये कोशिश भी नहीं करते हैं। उनको पता है कि अगर मेजिटोरियन कंट्री में हम इस तरह की हिमाकत करेंगे तो हम जिस तरह कपड़ा कहीं टंगा होता है हैंगर में, हम टंगे मिलेंगे। और संघ का तो सिंगल एजेंडा यही है, शुरू से आप देख लीजिए, मुसलमान एक तरफ हो जाए वोट करता रहे और हिंदू एक तरफ करता रहे। सोचना आपको है, समझना आपको है कि क्या आप संघ के एजेंडे पे चल रहे हैं या वाकई कौम के हमदर्द हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको फिर इसी तरह के आंकड़े से अच्छी बात समझाने के लिए आऊँगा। समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। आप अपने बच्चे, अपने भाइयों को ये जो ओवैसी के झांसे हैं उससे आप झुलसने से बचा लेंगे। नहीं समझेंगे तो आपका भाई, आपका बच्चा, आपके घर के लड़के कल को नाथूराम गोडसे बनेंगे। मेरी बात को याद रखिएगा। ओवैसी के खिलाफ जिस तरह से आज लोग माँ बहन की गाली लिखते हैं, कल को वो ओवैसी के खिलाफ बोलने वालों को गोली मार देंगे, चाकू मार देंगे। यानी आपका बच्चा नाथूराम गोडसे बनेगा
और आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपने चीज़ों को समझना शुरू नहीं किया तो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।